कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस वीडियो में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि यदि आपने इस प्रश्न को विधिवत समझ लिया और आपको यह प्रश्न समझ में आ गया तो इसका तात्पर्य यह होगा कि आपने अभी तक सभी प्रश्नों को समुचित ढंग से समझा है, क्योंकि इस प्रश्न को समझने के लिए हमें सब कुछ पूरी की पूरी लेंसों की सारी स्थितियां हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को विधिवत समझ सकते हैं। तो कृपया ध्यान दें, आज का ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कृपया आप इसे पूरा अंत तक देखें और इसमें आप ये ना सोचें कि सर ने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन हमको नहीं बताए, ये प्रश्न नंबर 21 कहाँ से आ गया। तो हमें ऐसा लगा कि पिछले प्रश्नों को पढ़ने से पहले हमें पहले इस प्रश्न को पढ़ना चाहिए, इसलिए हम इस प्रश्न को बता रहे हैं। बाद बाकी इसके पहले जो प्रश्न अभी आपके छूट गए हैं 3-4 क्वेश्चन, उन्हें हम आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको देंगे। तब तक फिलहाल आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुने। वो ये प्रश्न नंबर है 21। तो ये जो प्रश्न नंबर 21 है उसे हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर है ये 21, लेकिन ये प्रश्न नंबर 10 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रश्न नंबर 10 से। तो बोलता क्या है कि प्रश्न नंबर 9.10 के दो लेंसों के संयोजन की। कैसे लेंसों के संयोजन की? वहां पर दो लेंस थे जिनमें एक था उत्तल और एक था अवतल। तो आप ये ध्यान दें कि जो उत्तल लेंस था उसकी फोकस दूरी थी 30 सेंटीमीटर और जो अवतल लेंस था उसकी फोकस दूरी थी 20 सेंटीमीटर। तो हमने भी रख दिया कि उत्तल लेंस प्रश्न के अनुसार, यानी जो प्रश्न नंबर 9.10 या 9.10 हम जिसे कह दें, वो उसमें दिया गया है कि F1 इतनी और F2 इतनी, और बोलता है कि जब इनके मुख्य अक्ष दोनों के तो संपाती हों, लेकिन बात क्या है कि ये एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों। यानी इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से स्थित हो, जैसे ये एक है उत्तल लेंस और यहां पर एक है आपका अवतल लेंस। फोकस दूरियां हमें इनकी दी गई हैं इस प्रकार से, F1 इसकी है और F2 इसकी है। बात यह है कि इसकी तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की है कितनी? 30, और अवतल लेंस की है आपकी 20। तो अवतल लेंस की होने की वजह से वो ऋणात्मक है और ये कौन से लेंस के होने की वजह से? ये उत्तल लेंस होने की वजह से ये धनात्मक है। कोई बात नहीं, हमने ऐसा एक चित्र बना दिया। क्यों? अब कहते हो सर वहां तो एक ही साथ थे, अब ये दूसरे से अलग अलग क्यों है? तो यहाँ पर प्रश्न खुद कहता है कि ये दोनों लेंस एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न का ये कहना है कि जब तथा ये लेंस एक दूसरे से कितने दूरी पर? 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। हमें इनकी प्रभावी फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कैपिटल F। हमने आपको एक सूत्र बताया था कि जब दो लेंस संयुक्त हो, जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए, तो हमने सूत्र पढ़ा 1/f = 1/f1 + 1/f2। यानी जब ये लेंस दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो और यदि कहीं इनके बीच की दूरी कुछ दे दी जाए, जिसे हम लोग d मान लें। क्या मान लें? d। तो उस समय ये फार्मूला लगता है प्रभावी फोकस दूरी का या संयुक्त फोकस दूरी का,
1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, यानी इस तरह से एक सूत्र लगता है। तो कृपया आप लोग इसे ध्यान रखें कि इस फार्मूले का भी प्रयोग होना है, चाहे इसको आप नीचे ऐसे रख दें। तो इसलिए यानी प्रश्नानुसार क्या लगेगा, इस समय प्रभावी फोकस दूरी का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस स्मॉल d/f1f2 इस प्रकार से हमको मिलेगा। तो अब हम इसको सरल करवाएंगे। तो देखिए, सरल करवाने का तात्पर्य क्या है कि f1 का मान कितना है 30, f2 का मान है 20, माइनस d की वैल्यू है 8। f1 f2 करेंगे दोनों का गुणा, तो 30 गुणते 20 तो 600, वो भी का एक ऋण का, तो यहाँ ऐसे रख देंगे। अब ये दोनों जो तीनों हैं इनका लघुत्तम ही ले लो 600, तो 30 का भाग 600 में तो 20 बार, 20 का भाग 600 में तो कितनी बार 30 बार, लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्लस का नहीं है बच्चों, किसका है माइनस का। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, 600 तो 600 से चले गए पूरे पूरे, तो यहाँ क्या आएगा 8, तो हमें मिला 20 8 28 और ऋण के 2, ऋण के 30 में धन के 28 यानी ऋण के 2/600। तो इसलिए जो अब हमें मिली संयुक्त फोकस दूरी वो क्या होगी, ऋण की 600/2। कुल मिलाकर के जब हम इसे सरल करेंगे तो आप थोड़ा सा यह ध्यान दें, प्रश्न में एक यहाँ पर आपके लिए एक असुविधा, यानी एक तरह से ये बाद में बोलता है कि ये जो दूरी है इनके बीच की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, तो चलिए ठीक है, कैलकुलेशन हम अपना करते हैं। f इज इक्वल टू हमें तो -300 सेंटीमीटर मिला, यानी जब ये दोनों लेंस एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर थे तब इनकी जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी इसका जो मान आता है वो आ रहा है स्मॉल f इज इक्वल टू -300 सेंटीमीटर, यानी इस समय जो प्रभावी फोकस दूरी आएगी उसका मान मिल रहा है कितना -300 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न यहां पर खत्म नहीं हो जाता है, प्रश्न इसमें बड़ी जटिल जटिल बातें अपनी तरफ से दे रहा है, तभी तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हुआ। नहीं, ये फार्मूला तो हम आपको ऑफलाइन क्लासेज में भी बता चुके हैं एक बार क्लास में, कि यदि कहीं दोनों लेंस परस्पर संपर्क में ना हो बल्कि उनके बीच में यदि कुछ डिफरेंस हो तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो इस फार्मूले से निकालते हैं। लेकिन बात क्या है कि अब ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, देखते हैं इसके आगे क्या कहता है। क्या उत्तर, यानी ये जो आ रहा है -300, क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा? क्या उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करता है? मतलब ये है कि यदि हम एक बार इधर से अपना प्रकाश पुंज आपतित कराएं तो कहां पर इन दोनों लेंसों के कारण अंतिम प्रतिबिंब बनेगा? ध्यान देना जरा, यदि हम एक बार प्रकाश पुंज उत्तल लेंस पर समांतर आपतित कराएं तो दोनों लेंसों द्वारा बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा वो देख ले, तो उसका भी मान हम निकालेंगे। फिर एक बार हम ये देखें कि जब हम इधर से आपतित करें समांतर प्रकाश पुंज तब इन दोनों के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बने वो कहां पर बनता है। यदि ये दोनों स्थितियों का जो हल है या परिमाण है आपस में क्या होगा, समान होगा, तभी यह प्रभावी फोकस दूरी उपयोगी है, अन्यथा यह प्रभावी फोकस दूरी किसी काम की नहीं है।
तो अब हम अपने प्रश्न के आगे की स्थितियों में चलते हैं। यानी एक बार अब हम इसमें ऐसे समांतर प्रकाश पुंज आपतित कराते हैं। तो इतना तो आप समझते ही हो कि जब हम इसमें इस प्रकार से प्रकाश पुंज आपतित कराएंगे, यानी इस समय u क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आने, यानी कि आने वाली समांतर किरणें अनंत से आ रही हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी है, f1, यानी f1 की वैल्यू 30। तो प्रतिबिंब हम समझते ही हैं कि फोकस पर बनेगा, यानी 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, कहीं ऐसे जा करके। कितने सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे जाना, तो इतना तो आप भी समझते हैं, इतने दिन से तो आप भी इनको पढ़ रहे हैं कि ये क्यों ऐसा बनेगा। आप भी जानते हैं कि यदि u बराबर, यानी जब समांतर प्रकाश पुंज, जब समांतर प्रकाश पुंज उत्तल लेंस पर आपतित हो, कौन से लेंस पर, उत्तल लेंस पर आपतित हो, तब u बराबर तो इन्फिनिटी, f इज इक्वल टू, यानी f1 इज इक्वल टू क्या रख दे हम, 30 सेंटीमीटर, v1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ही हम हल करेंगे तो 1/v1 माइनस 1/u बराबर u1 बराबर 1/f1 से, तो u1 तो इन्फिनिटी है, 0 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो v1 बराबर f1, यानी बराबर वही 30 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के जब हम हल करेंगे तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, या ये प्रतिबिंब I डैश हम कहते हैं बन रहा है, वो दूरी हमें कितनी मिल जाएगी अगर हम यहाँ से ऐसे नापे। तो ये दूरी हमारे लिए कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई ये 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 30। तो अब आप समझिए कि यदि हम कहीं यहां से नापने के लिए कहें तो ये कितनी होगी, 30 में 8 घट जाएगा तो ये कितनी बचेगी, 22 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर। तो अब हमसे ये पूछा जाए कि अब आखिरकार अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। देखिए बात ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, ये तो सिर्फ वो स्थिति है कि जब उत्तल लेंस ने अनंत से आने वाली किरणों को फोकसित किया तो वह उसके फोकस पर जाकर के प्रतिबिंब बनाने लगी। लेकिन ये अवतल लेंस भी तो अपना कुछ न कुछ काम करेगा। तो अवतल लेंस का तो काम है किरणों को फैलाना, यानी ये तो ऐसे ऐसे क्या कर देगा, इनको फैला देगा। तो अब आखिरकार इसके द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यानी कि अवतल लेंस के लिए। कौन सा लेंस के लिए, अब अंतिम प्रतिबिंब तो जब बनेगा तो तब तक दोनों लेंस अपना कार्य करेंगे, यानी उत्तल लेंस भी कार्य करेगा और अवतल लेंस भी कार्य करेगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। पहले तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकलवा देता है और रखवा देता है, फिर कहता है यदि ऐसा हो तो चलिए अभी हम इसके लिए जब हमने ज्ञात किया तो हमें पता चला कि v1 बराबर f1 बराबर 30 सेंटीमीटर मिल गया। तो अवतल लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, तो ये जो I डैश है ना ये खुद एक वस्तु का काम करेगा। तो यानी u2 बराबर, लेकिन हम अब यहाँ माइनस में नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी वस्तु कहाँ है, लेंस के दाईं ओर। तो u2 बराबर 22 सेंटीमीटर। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अंतिम, वो हमें नहीं पता, वो हल करने से पता चलेगा। तो v2 बराबर क्वेश्चन और f2 तो खैर हमें मालूम है अवतल लेंस है, तो f2 बराबर -20। तो चलिए फिर से लेंस का फार्मूला, तो 1/v2 माइनस 1/u2
बराबर 1/f2 यानी माइनस का 20। तो 1/v2 बराबर 1/22 माइनस 1/20। यहाँ पर हम एलसीएम कितना ले लें, 22 दूनी 44 यानी 440। तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 22 बार। तो अब यहाँ 22 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें ये मिला 20 में 22 घटाएंगे ऋण का 2, ऋण के 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा ऋण का 1/220। या हम ये कह दें या V2 बराबर माइनस का 220 सेंटीमीटर, यानी इतनी दूरी पर जा करके कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसके इधर कहीं ऐसे जहां से किरणें जा रही हैं तो वो हमको मिलेगा कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, 220 सेंटीमीटर पर। परंतु बात यह है बच्चों, एक नई चीज हम आपको फिर से यहाँ बता दें, जब कभी कभी ये लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो इस समय जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो इसका जो एवरेज होता है वो इसमें घटा देते हैं। कितना है एवरेज, जैसे बीच की दूरी 8 है तो अब हम ये बोलेंगे कि अतः अंतिम प्रतिबिंब यदि दोनों लेंसों के केंद्र से देखें, कहां से देखें, यदि दोनों लेंसों के केंद्र से देखें, यदि दोनों लेंसों के केंद्र से देखें तो अंतिम प्रतिबिंब 220 ऋण 8/2 यानी 4 बराबर यानी 216 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहां पर बनेगा, 216 सेंटीमीटर पर। कहां की ओर, बाईं ओर। क्यों, क्योंकि ये चिन्ह कैसा है, चिन्ह खुद बताता है, ये ऋण चिन्ह कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, बाईं ओर। तो इस प्रकार से तो देखिए पहली ही बार हमारा इससे मेल नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, अभी तो ना खाए ना खाए। अब इसमें दूसरी कंडीशन लागू होती है। कौन सी कंडीशन, ध्यान दें, ये थी आपके पहले प्रश्न की, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन क्या है बच्चों, देखिए थोड़ा अपने मन से सोचिए, क्योंकि बार बार हम यहाँ पर चित्र को नहीं बना सकते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि अब प्रकाश किरणें ऐसे डाली जाए, यानी कि कौन से लेंस से, अवतल लेंस से। यानी कि अब क्या है कि जब समांतर प्रकाश पुंज अवतल लेंस पर आपतित हो, कौन सा लेंस पर, अवतल लेंस पर आपतित हो, तब आप सोच सकते हो कि अब U1 इसको कह दे तो अब इधर है, ये इधर से ऐसे आपतित हो रहा है। तो अब बोलिए, हम कह रहे हैं U भी हमारे लिए क्या होगा, इधर से है तो क्या हुआ, -∞। U क्या होगा, -∞। और V तो हमें पता नहीं है, उसके लिए हम जानकारी करेंगे कि V कितना है। और F तो मालूम है कि F यानी कि इस समय अब F1 के रोल में ये नहीं है, अब F1 के रोल में है अवतल लेंस। तो अब F1 बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। जरा हल करते हैं तो नई लाइन से, इसलिए 1/V1 -1/U1 रखने से कोई लाभ है नहीं, क्योंकि वो तो 0 हो ही जाना है, बराबर 1/F1। यानी V1 बराबर क्या, बराबर V1 बराबर F1 यानी बराबर -20 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के हमें ये पता चला कि प्रतिबिंब, जैसे इधर से ये समांतर प्रकाश पुंज जैसे आ रहा था इसमें, तो प्रतिबिंब इधर है बन रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा मान ऋणात्मक आ रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर ऐसे बना होगा, ये 22 है, 20 के आसपास कहीं यहाँ पर। तो अब आप सोचिए कि जब यहाँ पर कहीं बनेगा तो वो उत्तल लेंस के लिए तो एक वस्तु का काम करेगा ना, किसके लिए,
उत्तल लेंस के लिए एक वस्तु का काम करेगा। तो अब आप सोचिए कि आखिरकार उत्तल लेंस से, कौन से लेंस से, हमने यहां से देखा। देखो बच्चों, बार बार हम कह रहे हैं थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करिए। ये V निगेटिव है। अब आप ये न सोचें कि सर इसके तो ये दाईं ओर है, और अब बताओ आप कह रहे हो कि माइनस में आ रहा है तो इधर बन रहा है, जबकि इधर तो पॉजिटिव होता है। आप ये समझिए कि हम ऐसे खड़े हैं और ये पहले है, और उधर से जो प्रकाश किरणें आ रही थी वो उधर से नहीं बल्कि अब इधर से ऐसे जा रही हैं। तो जब ऐसे जा रही हैं तभी तो हमने U1 भी क्या लिखा है, माइनस इन्फिनिटी। V1 अगर माइनस में आ रहा है तो वो उसको इधर है तो आना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने दिमाग में थोड़ा सोचिए कि अब प्रकाश किरण उधर से नहीं आ रही, प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं समांतर पुंज, जैसे उधर से आ रहा था पहली स्थिति में, अब इधर से जा रहा है। तो अब V1 अगर -20 है तो यहां से अगर देखेंगे उत्तल लेंस के लिए जो वस्तु का काम करेगा तो उस 20 में तो ये 8 और जुड़ जाएगा। तो अब बोलिए उसके लिए जो U2 निकलेगा वो भी क्या होगा, माइनस का 28 होगा। कैसा होगा, माइनस का 28। F1 जो अभी है, अब आप इस पोजीशन में आओगे तो ये F1 था और ये F2 है। अब पहली पोजीशन में ये F1 है और ये F2 है। तो अब आप फिर से ध्यान दें, उत्तल लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जब जाओगे U2 बराबर तो -20 धन, अब आप कहोगे कि इसको आप इसमें माड लगा दो, U2 बराबर माड ऑफ 20 + 8, और वो भी आप चाहे इसमें ना माड लगाओ तो -20 और इधर के लिए है तो -8 बराबर ऋण का 28 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, V2 बराबर पता नहीं है लेकिन F2 बराबर जरूर पता है, 30 सेंटीमीटर। तो अब हम सूत्र फिर से लगाएंगे, 1/V2 - 1/U2, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 1/F2 यानी 30। तो 1/V2 बराबर उधर जाएगा तो 1/28 माइनस का प्लस 1/30। इसमें अब एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना हम लेंगे एलसीएम, इस पर ध्यान दें। तो हम ये चाहेंगे कि 28 और 30 का एलसीएम लेने से अच्छा है दोनों का ऐसे गुणा ही रख दे। तो ऋण का 30 और धन का 28, तो ऋण के 2 बचे, ऋण के 2, और ऋण 2 से भाग दोगे, चलो अभी रख देते, ऋण 2/28 × 30, तो 14, 14 से 42, यानी इसलिए V2 बराबर ऋण के 420 सेंटीमीटर। लो भिन्नता आ रही है, वहां पर 220 आ रही थी V2 और यहाँ पर V2 आ रही है -420। तो अब इन दोनों के द्वारा इस V2 में भिन्नता है, लेकिन अब जैसे उसमें देखा था कि यदि दोनों लेंसों को केंद्र से देखें तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाईं ओर, यानी इधर बनता, और वो भी कितने सेंटीमीटर पर, ऋण के 216 में। बस ये है कि हमने उसमें आगे क्या नहीं लगाया, माइनस, तुम्हारा मान हो चलो भाई लगा दो, ऐसे रख देंगे। तो अब आप अगर ध्यान दें तो अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अतः अंतिम प्रतिबिंब, फिर से अगर हम बीच से चेक करेंगे तो -420 में 4 घटा दो तो ऋण 416 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कितने सेंटीमीटर दूर बनेगा, अब आप सोचिए जो इसका ऋण का 416 है, इसके मुताबिक आप समझ सकते हो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए तो सारे मान ऋणात्मक इधर होंगे, इधर थोड़ा होंगे। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण तो अब अवतल लेंस में ऐसे समतल रूप से, समांतर रूप से आपतित हो रही थी। तो इस प्रकार से जब हमने इस प्रश्न को हल किया
तो अभी तक जो आपने हल किया है वो प्रश्न नंबर 21 भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो केवल 21 का पहला जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ है। उसमें सबसे पहले आपने ये निकाला कि जब दोनों लेंस एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तब आखिरकार इनकी प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी वो निकाली। इसके बाद जब समांतर प्रकाश पुंज उत्तल लेंस पर आपतित हो यानी इधर से आपतित हो तब आखिरकार अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और एक बार जब प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज अवतल लेंस पर ऐसे आपतित हो उस समय हमने देखा जब उधर से आपतित होगा तब आखिरकार हमारे लिए अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो दोनों स्थितियां देखिए ये भिन्न है, यानी इन स्थितियों में कहीं भी आपस में कोई समानता नहीं है। और यदि इनमें कोई समानता नहीं है तो आप ये समझ सकते हो कि फिर इनमें जब इनमें कोई समानता ही नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रभावी फोकस दूरी है इस यंत्र की या इस उपकरण की वो हमारे लिए कोई औचित्य नहीं रखती, यानी इसका इस प्रश्न की भूमिका में कोई लेना देना नहीं, यानी इस तरह के यंत्र की उपयोगिता नहीं होगी। कुल मिलाकर के हम अंत में ये कह सकते हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों वो भी थोड़ा ध्यान से देखिए। वो इस प्रकार से है कि उपर्युक्त व्यवस्था में अगर कोई 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब उत्तल लेंस की ओर रख दे, कौन से लेंस की ओर, उत्तल लेंस की ओर रख दे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न है, थोड़ा सा अब हम आज साफ कर देंगे इसको क्योंकि ये भी प्रश्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो पुनः आपको इसे ध्यान देना होगा क्योंकि इस प्रश्न में ये कहता है कि यदि हम कोई एक बिंब यानी कोई वस्तु है उसे अगर हम यहाँ पर रख दें तो उसकी स्थितियां उसके अनुसार क्या होंगी तो उस पर हम विचार करेंगे। और उसके लिए यानी जो दूसरी पोजीशन है उसमें आवर्धन क्षमता भी बच्चों पूछ रहा है, यानी उस समय आवर्धन क्षमता हम कैसे ज्ञात करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस प्रश्न का ये कहना है कि उपरोक्त व्यवस्था में 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का, कितनी ऊंचाई का, उसकी ऊंचाई है जो बिंब की यानी वस्तु की जो ऊंचाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। और ये रखा कहाँ है, यह बिंब उत्तल लेंस की ओर रखा है। बिंब की उत्तल लेंस से दूरी कितनी है, यानी यहां से इधर कहीं ऐसे रखा है और उसकी दूरी यानी वस्तु की जो है वो 40 सेंटीमीटर है। जब ये उत्तल लेंस के बाईं ओर है तो u बराबर -40 cm कहता है दो लेंसों के तंत्र द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार। देखो यह भी स्थिति कोई बहुत आसान नहीं है, इसको भी बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। प्रश्न ये कहता है कि इन दोनों लेंसों द्वारा जो स्थिति बने उसके आधार पर आवर्धन क्षमता भी निकलवाओ और अंत में जब आपको आवर्धन क्षमता मिल जाए तब उस प्रतिबिंब का आकार भी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम उत्तल लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए आप देखते ही हैं कि वस्तु की दूरी कितनी है, u बराबर -40 और f1 हमें पता ही है 1/v1 -1/u1 बराबर 1/f1 से। तो 1/v1 ही तो हमें पता करना है, -1/u1 माइनस था तो माइनस प्लस हो गया, बराबर 1/f1 कितना है 30 cm।
तो 1/V1 बराबर 1/30 माइनस 1/40, कुल मिलाकर के यहाँ 120 एलसीएम। तो 30 चौको 120, 40 तिरका 120। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी अंतिम जो उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा उसकी स्थिति होगी 120 सेंटीमीटर। और वो भी अगर ये पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, तो आप ये समझ सकते हो कि प्रतिबिंब इस मुख्य अक्ष में कहीं इधर यहाँ पर आकर के कहीं न कहीं बनेगा इस तरह से। तो अब हम यहाँ से आवर्धन भी निकलवा लें उत्तल लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए अगर हम आवर्धन क्षमता m1 की बात करें तो V/U से लेंस है तो यहाँ तो मान पॉजिटिव ही रखेंगे। तो V का मान है कितना? V का मान उधर जाने पर कितना है? 120। और U का मान इधर कितना है? -40। तो ये ऋण का 3 आ गया। तो ऋण का चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। इतना हमने देखा उत्तल लेंस के लिए। लेकिन एक बात सुनो, जो उत्तल लेंस ये प्रतिबिंब बना रहा है 120 सेंटीमीटर दूर, अभी तक अवतल लेंस ने तो अपना कोई रोल निभाया नहीं। अब अवतल लेंस अपना रोल निभाएगा। अवतल लेंस के लिए वो वस्तु का काम करेगा, तो अब अवतल लेंस उसका अंतिम प्रतिबिंब अपने आधार पर बनाएगा। लेकिन अब अवतल लेंस के लिए यहाँ से वहां तक की दूरी क्या होगी? जो वस्तु के रूप में होगी। यानी अवतल लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए? अवतल लेंस के लिए जब आप देखेंगे तो ये जो दूरी होगी अवतल लेंस के लिए वो कितनी हो जाएगी? यानी वस्तु की दूरी जिसे हम कहेंगे वो U बराबर 120 में 8 घटा दो तो 112 सेंटीमीटर। F बराबर -20 सेंटीमीटर। और हम कहते हैं हमें V ही तो चाहिए अंतिम, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F यानी -20। तो 1/V इक्वल टू 1/112 माइनस 1/20। तो इसमें ले लो एलसीएम। तो हम कितना ले लें एलसीएम? 112 गुणते 20 है, ले लो। ये कटेगा 20 आ जाएगा और ये 20 कटेगा तो 112 आ जाएगा। तो V बराबर क्या मिल जाएगा? 112 गुणते 20 बटे 112 गुणते 20। अब बटे में 112 20 जब घटाओगे तो कितना आएगा? ऋण का 92। ऋण का 92। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा बहुत सरल भी कर सकते हैं। ना सरल हो तो 2 से तो काट ही लो। तो कितना हो जाएगा? जब 2 से काटोगे तो वहां 10 बचेगा यानी 1120। और इसको जब आप 2 से सरल करेंगे तो 2 चौको 8, 1 2 छक्का 12, यही छोड़ दीजिए। या और भी आप इसको 2 से सरल करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 2 पंचे 10 बचा 1 2 छक्का 12 0 बटे 23 यानी ऋण के 560 बटे 23। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस समय आवर्धन क्या होगा? m2 बराबर, तो m2 बराबर भी वही V/U। तो यहाँ तो V का भी मान नेगेटिव और U का मान खैर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो ऋण का 560 बटे 23 और उसके बटे U का मान 112। तो 112 और पंचे तो ये हो जाएगा ऋण का 5 बटे 23। यानी इस समय जो आवर्धन हमारा प्राप्त होता है वो कितना है? ऋण का 5 बटे 23। तो इसलिए प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन, प्रकाशिक यंत्र का आवर्धन यानी टोटल जो यंत्र है उसका आवर्धन जब कभी ऐसा निकलवाना पड़े तो दोनों लेंसों द्वारा जो निकला करे आवर्धन उसी का आपस में क्या करा दो? गुणा। तो जैसे ही गुणा कराओगे तो पहली बात ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 3 गुणते 5 बटे 23 यानी 15 बटे 23।
ये निकला उस समय का अंतिम आवर्धन, कोणीय आवर्धन। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न अब जाकर के कहीं आवर्धन के रूप में पूरा हुआ है, और अभी इसमें इसका प्रतिबिंब का आकार अभी भी बाकी है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि m बराबर यानी आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसलिए आई डैश बराबर ओ डैश गुणते m। तो ओ डैश कितना है, 1.5। m कितना निकला है, 15/23। 15/23 तो 15 हम 225 यानी 22.5। 15 हम 225 तो होता, लेकिन बात ये है कि यहाँ दशमलव लगा था, बटे में 23। अब अगर हम 22.5 में, कितने में, 22.5 में भाग देंगे कितने का, यहाँ से क्या बोलते हैं 23 का, तो हमने इसका कैलकुलेशन देखा है 0.98 आएगा। कितना आएगा, 0.98 सेंटीमीटर। तो देखिए छात्रों, ये आज तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, और ये हमारा अंतिम आंसर निकला इस प्रश्न का। तो इस प्रकार से हमने अपने इस प्रश्न नंबर 21 का हल पूरा किया। और क्या हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहें आपसे, प्रयास हमने किया है, आप भी प्रयास अपनी तरफ से करिएगा कि ध्यान दें कि पहले भाई जो टॉपिक हुए, पहले टॉपिक में तो प्रभावी फोकस दूरी थी, फिर एक बार समांतर प्रकाश पुंज उत्तल लेंस की तरफ से डलवाया गया, फिर एक बार उधर से डलवाया गया। दोनों में आपने देखा कि दोनों के लिए वी अलग अलग है, दोनों के लिए स्थितियां अलग हैं, यानी जो प्रभावी फोकस दूरी तुम्हारी निकलती थी वो इस यंत्र के लिए उपयोगी नहीं है। ये तो पहले कथन में था। दूसरे में बात आई, जब बी पॉइंट का नंबर आया तो ये पूछा गया कि अब हमें ये बताएं कि आखिरकार प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, इस यंत्र की या इस तंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो पहले हमने प्रयास उत्तल लेंस द्वारा किए, फिर हमने प्रयास अवतल लेंस द्वारा किए, फिर हमने आपकी यंत्र तो दोनों लेंसों से मिलकर बनेगा, तो फिर हमने उस यंत्र की आवर्धन क्षमता निकाली, फिर उसी आवर्धन क्षमता की सहायता से हमने अंतिम प्रतिबिंब का आकार भी प्राप्त किया। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में हमें लगभग सभी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इस आधार पर हमें इसको विधिवत अपनी तरफ से तैयार करना चाहिए। चलिए खैर, हमने प्रयास भी किया है और आप भी प्रयास करेंगे तो यह भी प्रश्न आपका हल हो जाएगा, और इसको भी आप लोग विधिवत तैयार कर सकेंगे। और इसके बाद फिर हम आपको अगले प्रश्न का हल अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक आप लोग इसे अपनी कापियों में एक दो बार इसको लगाएं और इसका अभ्यास करें, जिससे कि इस प्रश्न में जो कठिनता आपको महसूस हो रही है वो आपको महसूस ना हो। धन्यवाद।